हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। एक दो दिन थोड़ी व्यस्तता थी, बिजी था मैं, इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। तो आज मैं GS2 का पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट और वेरी इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जजमेंट कह सकते हैं इसको। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे प्री में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी। मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये होता क्या है, ठीक है ना। तो इसका पहले थोड़ा सा हम लोग इमर्जेंस देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। तो फर्स्ट जो इसका स्टार्टिंग होता है वो पहला फेज होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ही इसका मतलब इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन होता है। मैं एक अच्छा सा ये बनाया हूँ माइंड मैप्स, आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस 1951, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो 1951 का ही था। इसमें क्या किया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो एक फंडामेंटल राइट थी। राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था, एक, ठीक है। तो उसके बाद इसमें शंकरी प्रसाद केस में क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया था, जो कर्टेल हुआ था इसको चैलेंज किया गया था, ठीक है। तो इसमें शंकरी प्रसाद केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, बताया कि जो भी है पावर, पावर टू अमेंड, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368। इसमें ये बताया बेसिकली कि अमेंड कर सकते हैं हम, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, मतलब हम फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, और ये इसी आर्टिकल के अंडर में आएगा। और जो आर्टिकल 13 हमारा बोलता है, आर्टिकल 13 में जो लॉ डिफाइन है, डेफिनेशन ऑफ लॉ है, वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए होगा। मैंने नोट्स बनाए, दिखाता हूँ आपको। ये सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ के लिए होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज के लिए, ठीक है। नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, ठीक है। तो यानी इसने इसमें जो था ये बताया कि हाँ ठीक है, अब पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। बट हाँ, और ये बोला, इसमें ये बोला गया था, जजमेंट था कि ये जो, क्योंकि आर्टिकल 13 लॉ डिफाइन करता है और ये बताता है कि ऑर्डिनरी लॉ ही आता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ होगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ नोट्स, ठीक है। ये है, यहाँ ये, सॉरी। तो ये शंकरी प्रसाद केस आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड आता है इवॉल्वमेंट की। अब ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज के लिए है, ठीक है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ के लिए नहीं है, ओके, ठीक है। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस, ये भी लैंड
जजमेंट था 1967 का। इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो प्रीवियस जजमेंट था उसको रिवर्स कर दिया। उसने बोला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो भी हमारा जो लॉ है आर्टिकल 13 है, वो कंटेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट को भी करता है, ठीक है। और यहाँ बताया गया कि फंडामेंटल राइट ट्रांसडेंटल और इम्यूटेबल होता है। और इसके अंडर में ये बताया कि जो भी सी ए है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो आर्टिकल 13 के अंडर में आता है। इसलिए फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट एब्रोगेट नहीं कर सकता है, यानी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव में क्या हो रहा था, टसल चल रहा था। तो फिर उसके बाद आता है अमेंडमेंट 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें फिर बताया गया कि क्या किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दिया गया। जो कि फाइनल जजमेंट आता है, फाइनल हमारा आता है केशव नंदा भारती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट। इसमें 13 जजेस बेंच की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की थी। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ये पूछता है, बहुत सारे पीसीएस में पूछा है, वन डे एग्जाम में कितने जज इस बेंचेस थी, तो 13। और ये कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973, ठीक है। तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भैया, आप पार्लियामेंट तुम अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस कर सकते हो, बट अमेंडमेंट हो सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि आर्थिक ये जो है अमेंडमेंट तो करोगे, बट यहीं पे आया कि ऐसा कुछ नहीं करना है जिस आर्टिकल 368 के अंदर, जो कि क्या करता है हमारा, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अल्टर करे, यानी चेंजेस आप अमेंड करो, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, आप अमेंड कर सकते हो, बट आपको उस बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडा जो है बेसिक पिलर है, उसको आप उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी अमेंड कर सकते हो आप फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। उसके बाद फिर मिनर्वा मिल केस आता है। तो मिनर्वा मिल केस में 98 में, इसमें भी वो एक चीज़ किया जाता है। इसमें बोलता है ठीक है भैया, पार्लियामेंट के पास पावर को लिमिट किया गया, अमेंड तो कर सकते हो, बट वहाँ पे होगा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अब जुडिशियल रिव्यू करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही होगा डिफाइन करने के लिए। ये एक बैलेंस था किसके बीच, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन दिया गया वो किस किस जजमेंट में दिया गया, केशवानंदा भारती केस 1973 में। और अभी तक जो जो केशवानंदा भारती केस था हमारा, वो उसमें ही डिफाइन किया गया बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से डिफाइन किया गया, तो केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। उसके बाद फिर ये रीअफर्म किया गया, इनवैलिडेशन किया गया इंदिरा नेहरू गांधी केस में। मतलब अब बढ़ता ही जा रहा है इसका बेसिक स्ट्रक्चर का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कंप्लीटली डिफाइन नहीं किया है कि और क्लैरिफाई नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है। जजमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे जजमेंट है, वो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। उस कुछ मैं लिख रहा हूँ, तो वो सब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो याद रखना हम लोग को। जैसे हमारा फर्स्ट जो केशवानंदा भारती केस था 1973 में, केशवानंदा भारती केस में, केशवानंदा भारती केस में, इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट, तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैंने यहाँ बनाया लिखा है। सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ये बताया गया। सेक्युलर कैरेक्टर बताया गया, ठीक है। इसमें जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं हुई थी, ये आगे होता है मिनर्वा मिल केस में और इंदिरा नेहरू गांधी केस में होता है, ठीक है। जुडिशियल ये उसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे ये सब आगे होगा, ये सब मतलब एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। बेसिक स्ट्रक्चर के जो सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है जो भी केसेस हैं उसको डिफाइन करने के लिए। रूल ऑफ लॉ, फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
ये पूरा दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, आप लोग लिख लेना, याद कर लेना। पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है। 136, 141, 142 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे केसेस में क्या खुद ही से देता है जजमेंट, इसी आर्टिकल का यूज़ करके 142। अब इलेक्टोरल बॉन्ड केस था जो करंट अफेयर्स में, इसी आर्टिकल का यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसी तरह पावर्स ऑफ हाई कोर्ट भी होता है अंडर 226 एंड 227। तो इसके थ्रू हाई कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है। तो ये पूरा था, मैंने इसका एक माइंड मैप भी बनाया, आप लोग को दिखाता हूँ अभी। ये है, अच्छे से देख लो, यहाँ डेफिनेशन बताया है। बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन क्या होता है कि जुडिशियल प्रिंसिपल दैट लिमिट्स द पावर ऑफ अमेंडमेंट, यानी पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट की पावर है उसको लिमिटेशन लगाता है। उस पर लिमिटेशन किसके थ्रू लगाता है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू लगाता है। ऑरिजिन कहाँ से होता है इसका, तो क्वेश्चन ऑन द भारती केस 1973। की फीचर्स क्या है, प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रिवेंट आर्बिट्ररी अमेंडमेंट्स बाय द लेजिस्लेचर, अगर पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, उस पर चेक्स बैलेंसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर जो होते हैं कुछ भी अमेंड कर देंगे अपने फ़ायदे के लिए। और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये मतलब जो एलिमेंट्स हैं, सुप्रीमेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को ये करता है, ठीक है। उसके बाद प्रिजर्व करता है डेमोक्रेसी को, जाहिर सी बात है, मेंटेन चेक्स एंड बैलेंसेस। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, और एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अभी ये टू क्लैरिफाई कर रहा है, मतलब जजमेंट के अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर रहा है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्रिटिसिज्म हो गया। सिग्निफिकेंस आप लोग मेंस के एग्जाम में माइंड मैप्स थोड़ा बना देना, मतलब फ्लो चार्ट जैसे भी बना देना, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना सकते हो, अच्छा लगेगा। तो एक छोटा सा वीडियो था केशवानंद भारती केस, आप लोग बताना कैसा लगा, ठीक है। बाकी ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, और अच्छा लगे कंटेंट तो बताओ, इम्प्रूवमेंट भी बताओ, क्या करना है, सजेशंस भी बताओ आप लोग, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार। थैंक यू।